अलग अलग व्यवस्था देने का मतलब क्या है? आपने एक गलती की, पाकिस्तान बनाया, अब दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि अपनी जमीन जो बची है उस पर भी पाकिस्तान बना के दे रहे हैं। हजारों जघन्य अपराध हुए, मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, अपहरण हुए, सामूहिक नरसंहार हुए। इनकी हजारों एफआईआर्स कैसे वापस जाएंगे? क्या करने जाएंगे? अपनी गर्दन भेड़ बकरियों की तरह वहां कटवाने जाएंगे, बलि का बकरा बनने जाएंगे। नमस्कार। मेरा नाम मधु श्रीवास्तव है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रंट पेज इंडिया में। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो कश्मीर के ऊपर है। कश्मीर के लोगों के ऊपर, वहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर और आर्टिकल 370 के बारे में। तो इस मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ने वाले हैं मिस्टर सुशील पंडित। वो एक कश्मीरी सोशल एक्टिविस्ट हैं, ओनर है हाइव कम्युनिकेशन के। उन्होंने बुक भी लिखी है और उन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं जिनके लिए उनको बहुत सराहा गया है। तो आइए चलिए बिना देरी किए हुए उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं, उनके विचार जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। ओके, सो वेलकम सर टू फ्रंट पेज इंडिया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो कश्मीर के बारे में और 370 जो धारा है उसके बारे में बात करने वाले हैं मेनली। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसी जो धारा है 370 और 35 है वो लगी ही क्यों? मतलब ये किसका आइडिया था कि ये डिवाइड हो किया जाए, डिवाइड हो, ऐसा क्या था? मधुर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर आस्किंग मी ओवर। अब अनुच्छेद 370 इसको क्यों डाला गया संविधान में, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले तो अनुच्छेद 370 करता क्या है जो इसको डालने की जरूरत पड़ी? अनुच्छेद 370 का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे संविधान में, यह जानना बड़ा जरूरी है। फिर आप अपने हिसाब से सोचिए कि इसकी लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। करता ये है कि हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को, सभी राज्यों में से सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा देता है, वो भी अस्थाई समय के लिए, कुछ समय के लिए। कानून में लिखा है कि ये एक टेम्पररी और ट्रांजिएंट प्रोविजन है। और करता ये है कि ये भारत की संसद के अधिकार क्षेत्र से जम्मू कश्मीर को बाहर रखता है। भारत की संसद हमारी हाईएस्ट सॉवरेन बॉडी है, सर्वोच्च सार्वभौम संस्था है, जिसका देश के चप्पे चप्पे पर, एक एक स्क्वायर इंच भूमि पर कानून बनाने का अधिकार है। भारत की संसद देश का कानून बनाती है, संविधान में फेरबदल करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विषय में वो कोई कानून नहीं बना सकती थी। 370 भारत की संसद के हाथ बांधता था और 370 भारत के संविधान को भी कश्मीर में लागू नहीं होने देता था। वो जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार देता था, इसलिए वहां भारत का संविधान नहीं चलता था। यही नहीं, वो जम्मू कश्मीर को अलग ध्वज देता है। भारत का ध्वज तिरंगा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का एक अलग से ध्वज था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहलाता था। अब हर राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य में प्रधानमंत्री होता था। भारत के किसी भी नागरिक को वहां जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था, जैसे आप विदेश जाने के लिए वीजा बनवाते हैं। तो 370 के कारण अन्य बहुत सी भ्रांतियां थी कि आप अपने सिटीजन्स को अलग से डिफाइन करते थे। जम्मू कश्मीर में भारत के नागरिकों को परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट लेना होता था, और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जम्मू कश्मीर राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते, वहां की सरकार में नौकरी नहीं कर सकते, वहां के स्कूलों में पढ़ नहीं सकते, वहां के कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते। तो ये सब वर्जनाएं, ये सब बंधन, ये सब एक्सेप्शंस, अपवाद, कंसेशंस 370 के थ्रू किए गए जम्मू कश्मीर में। क्यों?
क्योंकि साहब वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था। भाई देश तो पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पे चलता है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कुछ भी हो, जब हमारा देश सेक्युलर सिद्धांत पर चलता है तो फिर सिर्फ इसलिए क्योंकि एक राज्य की बहुमत ज्यादा जनसंख्या मुसलमानों की है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप अपना संविधान सस्पेंड कर देंगे, अपनी संसद के हाथ बांध देंगे, कुछ विशेष अधिकार दे देंगे, कुछ अधिकार ले लेंगे। ऐसे थोड़ा ही होता है। जब सभी नागरिक बराबर हैं तो ये विशेषाधिकार, ये अपवाद, ये अंतर क्यों? और उसका एक ही जवाब था, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए ऐसा है तो फिर पाकिस्तान भी तो मुस्लिम बहुल बना। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको आपने पाकिस्तान बना दिया, और एक जम्मू कश्मीर बचा था उसको भी अपनी व्यवस्था से अलग रखा, यानी एक सीमा के बाहर पाकिस्तान बना दिया, एक सीमा के अंदर पाकिस्तान बना दिया। यही एक फर्क रहा, और तो कोई फर्क नहीं रहा। तो हम लोगों का यह आग्रह था कि आप ऐसा करेंगे तो इस तरह अपने देश के टुकड़े टुकड़े होते चले जाएंगे। अलग अलग व्यवस्था देने का मतलब क्या है? आपने एक गलती की, पाकिस्तान बनाया, अब दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि अपनी जमीन जो बची है उस पर भी पाकिस्तान बना के दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर जैसा। और धीरे धीरे वहां पर यही चीजें पनपी, यही संघर्ष पनपा के हमको भी अलग करो जी। तो 370 क्यों लाई गई? अब इस सवाल का जवाब है, आप मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनको विशेष नागरिक का दर्जा देने के लिए, अब आप विशेष अधिकार देते हैं, विशेष दर्जा देते हैं, विशेष छूट देते हैं, अपवाद बनाते हैं खुशामद करने के लिए। जब सब नागरिक बराबर हैं, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये चोर है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तो पाकिस्तान जैसा कुछ बना के देना चाहिए, और अगर हमने गलती से नहीं दिया तो आपको यहीं पर ही पाकिस्तान बना के दे देना चाहिए। ये जो मानसिकता है, ये देश को टुकड़े करने वाली मानसिकता है। ये अपने हिंदू होने पर ग्लानि करने की मानसिकता है, अपराध भाव की मानसिकता है। और अगर कोई आग्रह करके कहता है मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे पाकिस्तान चाहिए, तो ये उसकी खुशामद करने की, उसको रिश्वत देने की, उसको पुरस्कार देने की मानसिकता है। उसको डांट कर यह कहना कि नहीं हम सब बराबर हैं, धर्म के आधार पर नहीं बटेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, इस सिद्धांत के ऊपर अडिग रहने की जगह ले देकर, खुशामद करके, एक्सेप्शंस बनाकर, कंसेशंस देके दिल जीतने की मानसिकता है। ये जो हम कहते हैं ना कि सबका विश्वास, दिल जीतना, ये वो मानसिकता है। तो इसी मानसिकता के चलते एक कंसेशन के रूप में, एक एक्सेप्शन के रूप में 370 को हमारे संविधान में तब 1949 में डाला गया। और पता था, दिल में चोर था कि यह गलत है, तो इसलिए लिखा गया कि यह अस्थाई है, थोड़ी देर के लिए डाल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने संविधान में 10 साल के लिए आरक्षण डाला था, वो ऐसा फंसा कि आज तक चल रहा है। तो हमने अस्थाई रूप से 370 डाला था, वो ऐसा फंसा कि पिछले साल तक किसी से निकाले नहीं बन पाया। तो जब हम कमजोर पड़ते हैं, अविवेकी होते हैं, सोच समझकर निर्णय नहीं करते और ले देकर बला टालने की कोशिश करते हैं, शांति खरीदने की कोशिश करते हैं, फिरौती अदा करने की कोशिश करते हैं, तो अपने लिए नई समस्याएं खड़ी करते हैं। इसी तरह 370 जैसी, आरक्षण जैसी समस्याएं हमने अपने लिए खड़ी की हैं। आपके छोटे से प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर दिया मैंने, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। अरे नो सर। अच्छा, 370 हटने के बाद क्या कश्मीर बदल रहा है?
क्या कश्मीर जो पंडित हैं वो कश्मीर में वापस लौट सकते हैं? अब ये भी समझने की जरूरत है कि देखिए 370 तो एक सिम्टम था मानसिकता का। जैसे पार्टीशन हमने क्यों होने दिया कि भैया झगड़ा छोड़ो, हमारी जान छोड़ो, ये पाकिस्तान ले लो और शांति से रहो, हमको भी शांति से रहने दो। तो हमने अपना पिंड छुड़ाया ना, हमने एक तरह से रिश्वत दी, फिरौती अदा की कि हमारा पिंड छोड़िए, अपना पाकिस्तान लीजिए, जाइए, ये सोच करके कि शांति हो जाएगी। 370 भी हमने इसी पिंड छुड़ाने के लिए लगाया था, लेकिन फिर अब अकल आई पिछले साल, हमने कहा भैया हटाओ इसको। वो गलती जो 70 साल पहले की थी वो हमने अब हटा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दुश्मन से वास्ता पड़ा है वो अपना हट छोड़ देगा। और इन 70 सालों में जो उसने हम पर शिकंजा कसा है, वहां की व्यवस्था पर, वहां के एकेडेमिया पर, वहां की मीडिया पर, वहां की ब्यूरोक्रेसी पर, वहां की पुलिस पर, वहां की लोअर जुडिशरी पर, वहां की कल्चरल सोसाइटीज पर, वहां के सिविल सोसाइटी पर, जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने उधर एक शिकंजा कसा है, एक वर्चस्व बनाया है। वो केवल एक घोषणा कर देने से तो नहीं जाएगा। आपने संसद में घोषणा कर दी, राष्ट्रपति जी ने कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, तो आपने केवल ये एक घोषणा की है कि हमने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया है। लेकिन उस गलती के चलते जो नीचे नुकसान हुआ है, और 70 सालों में उनको समय मिला है, और वो क्या समय मिला, उन्होंने उस समय में न सिर्फ वहां की व्यवस्था के ऊपर अपना शिकंजा कसा, लेकिन बल्कि वहां से हिंदुओं को निकाल के बाहर फेंक दिया। अब आपको वो रिट्रीव करना है, उसका कंट्रोल, अपने पांव के नीचे जमीन जो हाथ से चली गई थी उसको वापस लेना है, वहां पर स्थितियां सुधारनी है। जो लोग वहां पर कब्जा किए बैठे हैं अवैध, अपने बल पर, अपनी ढिठाई पर, अपने शस्त्र बल पर, अपने संख्या बल पर, उस कब्जे को, उस शिकंजे को ढीला करना है। जैसे वहां की ब्यूरोक्रेसी से ऐसे लोगों को चुन चुन के बाहर निकालना है। वहां के हायर एकेडेमिया में, वहां के स्कूली शिक्षा में जिस तरह के टीचर्स, जिस तरह की फैकल्टी घुस गई, वहां की पुलिस में, वहां की ब्यूरोक्रेसी में, जब तक आप इनको आइडेंटिफाई करके बाहर नहीं करेंगे, इनको इनके किए की सजा नहीं देंगे, मुकदमा नहीं चलाएंगे, जेल में नहीं डालेंगे, अपनी क्लेंज नहीं करेंगे सिस्टम को, तब तक केवल एक घोषणा कर देने से चीजें ठीक नहीं होंगी। और 70 साल जो चीजें बिगड़ी हैं वो चुटकी बजा के तो ठीक होने वाली नहीं है। अब जैसे कश्मीरी पंडित 1990 में वहां से निकाले गए थे, हजारों जघन्य अपराध हुए, मर्डर्स हुए, रेप्स हुए, घर लूटे गए, मंदिर तोड़े गए, अपहरण हुए, सामूहिक नरसंहार हुए। इनकी हजारों एफआईआर्स पेंडिंग है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं दी गई। आज तक एक भी एफआईआर पर ऐसा नहीं हुआ है। हजारों में से वो लोग खुले घूम रहे हैं, नेता बन गए हैं। तो उन लोगों के खुला घूमते हुए, हथियार बंद होते हुए, बिना सजा पाए हम लोग वहां जाकर कैसे रहेंगे? हमारे मकान, दुकान, खेत, खलिहान, बाग जो उन्होंने हथिया लिए हैं, व्यापार, नौकरियां जो छूट गई हैं हमसे, उनके बिना हम कहां रहेंगे? तो वापसी हमारी संभव हो, इसके लिए ये जो जेनोसाइड हुआ है, हमारा जाति संहार हुआ है, इसको रिवर्स करने की जरूरत है। और इसके रिवर्सल के लिए सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि हमारे साथ क्या हुआ। कश्मीरी पंडित्स को आज भी सरकारी दस्तावेजों में माइग्रेंट कहा जाता है। हिंदी में माइग्रेंट को कहते हैं प्रवासी। प्रवासी वो होता है जो अपनी मर्जी से जाता है।
तो आज हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, इसके ऊपर लीपापोती कर रही है। अब वो मानने को तैयार नहीं है तो फिर न्याय कैसे देगी? क्योंकि अगर हमें न्याय देना है तो पहले यह मानना है ना कि हमारे साथ हुआ क्या। अगर आप हमको विस्थापित भी कहते हैं, जिसको डिस्प्लेस्ड कहते हैं, प्रवासी न भी कहें, विस्थापित कहें, तो विस्थापित तो भूकंप पीड़ित भी होते हैं, बाढ़ पीड़ित भी होते हैं, कहीं पर बांध बन गया, गांव डूब गया, तो वो भी विस्थापित ही होते हैं। हमारे साथ तो हमारा जाति संहार हुआ है, जेनोसाइड हुआ है, एथनिक क्लेंजिंग हुई है। जब तक आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आप हमें न्याय, तो बहुत दूर की बात है, न्याय देंगे ही नहीं। अब आप हमारी त्रासदी की पुष्टि ना करें, हमें न्याय ना दें, हमारी छीनी हुई संपत्ति का ना हमें कोई कॉम्पनसेशन दें, ना उसे वापस ला करके दें, तो हम कैसे वापस जाएंगे? क्या करने जाएंगे? अपनी गर्दन भेड़ बकरियों की तरह वहां कटवाने जाएंगे, बलि का बकरा बनने जाएंगे? जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया उनको जिहादी ना बोलकर आप भटके हुए नौजवान कहते हैं, उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां देकर, उन्हें सुविधाएं देकर, उनके लल्लो चप्पो करके आप उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जाके क्या करेंगे? जिन्हें फांसियों पर लटकना चाहिए था उनको दामादों की तरह पाल रहे हैं। तो जब भारत सरकार की प्राथमिकता में ही हम कहीं नहीं हैं और हमको मारने वाले, लूटने वाले, वहां से दौड़ा दौड़ा कर भगाने वाले वो आपकी प्राथमिकता में है, उनका दिल जीतने में आप लगे हैं, तो हम कैसे जाएंगे? क्यों जाएंगे भला? तो ये स्थितियां हैं और इन स्थितियों को बदलना पड़ेगा। और सरकार की मंशा, इच्छा शक्ति, उसकी प्रामाणिकता जांचनी पड़ेगी। क्योंकि हम इस बार जाएंगे तो फिर से अपने बूढ़े मां बाप, अपनी बहन बेटियों, अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाने नहीं जाएंगे। जब किसी जगह से अपना घर बार जमीन छोड़नी पड़ती है तो पीढ़ियां लग जाती हैं संभलने में। ये बच्चों का खेल नहीं है कि हर एक दो पीढ़ी में आप जाएं और फिर लुट पिट कर बाहर आएं। इस बार जाएंगे तो कभी ना उखड़ने के लिए जाएंगे, इसलिए ठोक बजा कर जाएंगे। अच्छा, ऐसा आपको क्या लगता है कि जो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिसी बनी है उसमें ऐसा क्या चेंज होना चाहिए या जुड़ना चाहिए जिससे वहां का विकास किया जा सके? वहां पर विकास कोई नहीं मांग रहा है। हम लोग, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकार केंद्र की, हमारे प्रधानमंत्री ये राग अलाप रहे हैं कि वहां विकास चाहिए, विकास। वहां जो पत्थरबाज हैं, वहां जो कलाशनिकोव लेके हमारी फौज पर गोलियां बरसाते हैं, हमारे जवानों को बम से उड़ाते हैं, वो सड़क और पुल बनाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये नहीं कर रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि हम आपका विकास करेंगे, खुश हो जाइए, ये रिश्वत दे रहे हैं हम। जम्मू कश्मीर की जनसंख्या 1.25 करोड़ है, यानी वो इस देश की जनसंख्या का केवल 1% है। लेकिन केंद्र सरकार अपने पूरे बजट का 10% से ज्यादा वहां खर्च करती है, यानी औसत से 10 गुना ज्यादा। किस लिए? विकास करना है, विकास। दरअसल
फिरौती अदा कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं कि भैया अपना जिहाद बंद करो, पत्थरबाजी बंद करो, अपने स्कूल जलाना बंद करो, अपने पुल उड़ाना बंद करो, आर्मी कैंटोनमेंट्स को बम फेंकना बंद करो, तो हम आपको फिरौती देंगे। जैसे डकैत से पिंड छुड़ाने के लिए पैसा दिया जाता है ना, तो ये हम विकास 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 कह के स्वयं को छल रहे हैं। वो विकास नहीं मांग रहे हैं। वहां कश्मीर की औसत आय भारत की औसत आय की दुगने से ज्यादा है। कश्मीर घाटी में कोई बेघर नहीं है, हर एक के सर पर छत है। देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो ये कह सके कि हमारे यहां कोई बेघर नहीं है, लेकिन कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां कोई बेघर नहीं है। कश्मीर का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत में 7वां स्थान है। कम से कम 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इतना ऊपर है। बड़े बड़े औद्योगिक और व्यापारिक राज्य जो धनी है, संपन्न है, उनसे बेहतर स्थान है, क्योंकि भारत वहां बहुत पैसा खर्चता है, विकास करता है। दरअसल फिरौती अदा करता है ताकि लोग खुश हो जाएं, और वो लोग तिरंगा जलाते हैं, वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, आईएसआईएस के झंडे लहराते हैं। हम फिर कहते हैं विकास विकास विकास। तो ये हम खुद से झूठ बोलते हैं, आत्मवंचना करते हैं। वहां जो समस्या है, पहले उससे ईमानदारी से निपटना होगा। अगर वहां जिहाद चल रहा है तो हमें कहना होगा कि आप जिहाद कर रहे हैं और आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। लेकिन हम हैं कि इनाम देते हैं। हम कहते हैं हम आप पर और खर्च करेंगे, आपको और छात्रवृत्तियां देंगे, आपके लिए और बड़े एम्स बन। देश में किसी राज्य में 2 एम्स नहीं है, कई जगह तो एक भी नहीं है। कश्मीर में 2 हैं। हजारों करोड़ रुपया लगता है एक एम्स बनाने में। तो हमारा जो रवैया है, नीति है, आपने पूछा कि ऐसा क्या है नीति में, क्या बदलें, तो हमारी नीति ही बेईमानी पर, चालाकी पर आधारित है। और वो चालाकी हम किसी और से नहीं, अपने से कर रहे हैं, खुद से झूठ बोलते हैं। अगर बीमारी का डायग्नोसिस ठीक नहीं होगा तो इलाज क्या खाक होगा। आप कोरोना को जुकाम कह के टाल नहीं सकते, लेकिन हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो सर पहले कांग्रेस ने पीएजीडी का हिस्सा बनने का फैसला किया था, लेकिन उसके बाद वो हट गई। उन्होंने कहा कि वो चुनाव का हिस्सा नहीं बन सकते। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया? देखिए, पीएजीडी, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, आपको पता है गुपकार डिक्लेरेशन कब हुई? गुपकार डिक्लेरेशन हुई 4 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त को 370 को निरस्त किया गया और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, पिछले साल 5 अगस्त को। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो तैनाती की गई सुरक्षा बलों की, वो 3-4 अगस्त को हुई। बड़े पैमाने पर वहां पर सुरक्षा बल भेजे गए ताकि कोई शांति भंग ना हो, हिंसा ना हो। और वहां से जो अमरनाथ यात्री थे और जो सैलानी थे, सैर सपाटे के लिए जाने वाले लोग थे, उनको कहा गया कि अपनी छुट्टियां बीच में रद्द कीजिए, अपनी यात्रा बीच में रोकिए और कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से निकलिए, क्योंकि यहां किसी
गड़बड़ी की आशंका है, अशांति की आशंका है। तो जब ऐसा हो रहा था और बड़े पैमाने पर लोग बाहर आ रहे थे और सुरक्षा बल कश्मीर जा रहे थे, तो इन नेताओं का माथा ठनका। फारूक अब्दुल्ला ने अपने घर गुपकार रोड पर इनकी बैठक बुलाई और उनको शक था कि 370-35 के साथ कुछ गड़बड़ की जाने वाली है। तो उन्होंने ये घोषणा की कि यदि 370 और 35 के साथ कुछ हेराफेरी की गई, कुछ फेरबदल किया गया, हम इसे जम्मू कश्मीर की जनता पर केंद्र सरकार द्वारा युद्ध का ऐलान मानेंगे। तो ये चेतावनी दे रहे थे वो 4 अगस्त को। 4 अगस्त रविवार था, लेकिन 5 अगस्त को संसद में भारत सरकार ने जो करना था सो कर दिया। और इन सब लोगों को जो इस तरह की चेतावनी दे रहे थे कि देश में आग लग जाएगी, लोग विद्रोह कर देंगे, इसको युद्ध माना जाएगा, यानी सड़कों पे वो युद्ध लड़ेंगे, एक सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करेंगे, तो इसलिए इनको एक निवारक बंदी में, जिसको प्रिएम्प्टिव डिटेंशन कहते हैं, में नजरबंद किया गया। अपने अपने घरों में आराम से बैठिए, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जब कुछ महीनों बाद इनको एक एक करके छोड़ा गया, ये फिर इकट्ठे हो गए और वही पुराना गैंग गुपकार में जो बैठा था 4 अगस्त को, उन्होंने कहा देखा हमारा डर सही साबित हुआ और हम अभी भी उस गुपकार डिक्लेरेशन के साथ खड़े हैं। उसमें अपनी प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। और कांग्रेस इनके साथ जाकर खड़ी हो गई। लेकिन कांग्रेस का इनके साथ तालमेल 2 साल पहले से था। 2018 में भी जब महबूबा मुफ्ती सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी गवर्नर सतपाल मलिक के पास, उन्होंने फैक्स भेजा था और गवर्नर सतपाल मलिक को फैक्स नहीं मिला, उन्होंने असेंबली को भंग कर दिया। तब भी वो अपना दावा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन के आधार पर दे रही थी, यानी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तब भी साथ खड़े थे। फिर 2019 का चुनाव भी कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ तालमेल में लड़ा। जो 3 मुस्लिम अल्पमत की सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख, वहां पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रत्याशी खड़े नहीं किए ताकि सारा मुसलमान वोट एक मुश्त कांग्रेस को दिया जा सके, वो न बिखरे और भाजपा को हराया जा सके। और कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में पहली बार यह लिख करके वचन दिया कि हम 370 नहीं हटने देंगे। तो ये जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन आज सामने आया है, इसके घटक दल, प्रमुख घटक दल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 2 साल से तालमेल में चल रहे थे। लेकिन वो तालमेल इशारों इशारों में था, गुपचुप था। अब क्योंकि सारा खेल खुल गया है, 370 हट गया है, 35 से हट गया है, राज्य टूटकर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, अब छुपते छुपाते, आंख मिचौनी, इशारों इशारों की बात नहीं रही। तो अब ये खुल के सामने आ गए। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत यह है कि देश में अब इस तरह की राजनीति का मूड रहा नहीं। तो केंद्र में जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको लगता है कि इस तरह का काम करेंगे तो देश में अन्य स्थानों पर उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई देश तो बड़ा है ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर थोड़े ही है। तो आप जम्मू कश्मीर में कुछ खुराफात करेंगे तो बाकी का देश देख रहा है, वो तो फटकार लगाएगा, चुनाव हरवाएगा। तो दिल्ली से घोषणा करते हैं कि हम गुपकार डिक्लेरेशन में नहीं है, लेकिन जो उनकी कश्मीर की इकाई है
वो कहती है कि नहीं भैया, हमारा इसके बिना गुजारा नहीं है, हम तो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ रहेंगे। तो कांग्रेस के लिए ये सांप छछूंदर जैसी गति हो गई है, ना उगले बनता है ना निगले बनता है। दिल्ली का नेतृत्व कहता है भैया किनारे रहो वरना पूरे देश में मार पड़ेगी, और कश्मीर का नेतृत्व कहता है भैया अगर हम साथ नहीं रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कांग्रेस के लिए यह स्थिति हो गई।